गए हैं, अब मैं नहीं रह पाऊंगी। नई नई साड़ी मेरी बार बार फट जा रही है। 1 महीने में इतनी सारी साड़ी फाड़ दी है, मैं अब इन्हें नहीं छोड़ने वाली। बहू तू चुप हो जा, क्यों इतना रो रही है? अरे कोई बात नहीं, साड़ी ही तो फटी है ना, दोबारा आ जाएगी। साड़ी के लिए इतना मत रो, सब ठीक हो जाएगा। नहीं बाजी, अब बहुत हो गया है, अब मुझे यहाँ नहीं रहना। आपको ये सब ठीक लगता होगा, लेकिन मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता है। 1 महीने में मैंने इतनी सारी साड़ियों का नाश मार दिया है। बहू अब जो हो गया है तो उसको लेकर बैठी रहेगी तो कैसे चलेगा? तो शांत हो जा, सब ठीक हो जाएगा, साड़ी के लिए मत रो। साधना जैसे तैसे अपनी बहू को शांत करवा के घर में लेकर जाती है। लेकिन ऐसा भी क्या हुआ है कि सोनम इतना जोर जोर से रो रही थी और किसको इतना सुना रही थी? पूरी बात जानने के लिए कुछ समय पीछे चलते हैं। आजा बहू, थक गई होगी ना, जा थोड़ा आराम कर ले। और वैसे भी तुझे पहले रसोई की रस्म के लिए सबके लिए कुछ खास भी तो बनाना है ना। तूने अपने मन में काफी तैयारी तो की ही होगी कि मुझे अपनी पहली रसोई की रस्म में क्या बनाना है। माँ जी, मैं तो बस यही कोशिश करूंगी कि मैं जो कुछ भी बनाऊं वो सबको पसंद आए। ठीक है बहू, अब तू जा थोड़ा आराम कर ले। सोनम अपनी पहली रसोई की रस्म के लिए खाना बनाने के लिए जाती है। यहाँ रसोई में तो कुछ भी है ही नहीं, फिर मैं सबके लिए क्या बनाऊं? अरे बहू, अभी तक खाना बनाना शुरू तो नहीं किया ना तुमने? नहीं माँ जी। अरे बहू, हमारे यहाँ सब्जियां खेत से तोड़कर लानी पड़ती है। सोनम घर से सब्जियां तोड़ने के लिए निकल जाती है। मैं तो सोच रही हूँ सबके लिए गाजर का हलवा और आलू मटर गोभी की सब्जी बनाऊं। थोड़ा आगे चली जाती हूँ, क्या पता वहां पर मिल जाए, यहाँ तो गाजर है नहीं। सोनम आगे जाने लगती है और एक जगह उसे कुछ आलू दिखते हैं। चलो आलू तो मिल गए, आलू ही ले लेती हूँ, फिर आगे जाऊंगी। सोनम आलू लेने के बाद जैसे ही आगे जाती है तभी उसके पीछे गाय पड़ जाती है। गाय सोनम, भाग यहाँ से, वरना गाय तुझे ऐसे भगाएगी कि तू पता नहीं कहाँ ही पहुंच जाएगी। सोनम भागते भागते घर आ जाती है। यहाँ पर तो कितनी ज्यादा दिक्कत है। मायके में कम से कम पापा ही सब ले आते थे, वहां पर ऐसे गाय भैंस बकरी जानवरों की तो दिक्कत नहीं होती थी ना। सोनम सांस लेने के बाद खाना बनाने लग जाती है और चूल्हा फूंकने लगती है। ये क्या आफत है, इतनी देर से चूल्हा जलाने की कोशिश कर रही हूँ, चूल्हा क्यों नहीं जल रहा है? अरे मेरे मायके में तो गैस थी, आराम से सब कुछ हो जाता था। जाकर माँ जी से बात करती हूँ। सोनम तुरंत अपनी सास के पास जाती है। माँ जी, यहाँ पर गैस नहीं है क्या? मैं कब से चूल्हा जलाने की कोशिश कर रही हूँ, चूल्हा जल ही नहीं रहा। मेरी आंखों में इतनी जलन हो रही है, खांसते हुए गला दर्द होने लग गया। बहू, हमारा घर खेत में है और खेत में सिलेंडर आ नहीं पाता, इसलिए हम चूल्हे में ही खाना बनाते हैं और तुझे भी बनाना पड़ेगा। ऐसे में तो मैं चूल्हा ही जलाती रह जाऊंगी। मायके से बचकर ससुराल आई थी, मुझे क्या पता था, लेकिन ससुराल से बचकर कहीं जाने का ऑप्शन ही नहीं रहेगा। क्या हुआ बहू? माँ जी, हम ऐसा कर सकते हैं कि गांव में सिलेंडर मंगवा लें और फिर यहाँ ले आए। वैसे भी अंकित जी आना जाना तो करते ही रहते हैं ना। हाँ बहू, बोल तो तू सही रही है, और ऐसा कर भी सकते हैं हम। सोनम जैसे तैसे चूल्हे पर खाना बना लेती है और अगली सुबह तैयार हो जाती है। माँ जी, अंकित जी कब आएंगे? आज बप्पीने की रस्म के लिए मुझे मायके जाना है ना। बहू, अंकित को कहाँ ही समय मिलता है, अभी खेत में फसल काटने का टाइम चल रहा है। जब तक फसल कटेगी नहीं तब तक उसे तो बिल्कुल समय नहीं है। 1 हफ्ते बाद तक काम हो जाएगा फसल का, तो चली जाना अपने मायके। सोनम चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। 1 हफ्ते बाद सोनम अपने पति के साथ पगफेरे की रस्म के लिए मायके आ जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, वहाँ तो छोटी छोटी चीज के लिए भी इतनी दूर जाना पड़ता है और घर से बाहर निकलो तो कोई ना कोई जानवर टकरा ही जाता है। ऐसे लगता है कि खेत में ससुराल नहीं बल्कि चिड़िया घर में ससुराल है। कोई बात नहीं बेटा, अब हर जगह थोड़ा बहुत एडजस्ट करना ही पड़ेगा ना। देख, यहाँ पर थी तभी तो कितनी मुश्किल होती थी, ऐसा तो है नहीं यहाँ पर सब कुछ बड़े आराम से मिल जाता था, तो वहाँ पर भी तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा। हाँ, बस एडजस्ट एडजस्ट एडजस्ट, हर जगह एडजस्ट। पहले मायके में किया एडजस्ट, अब ससुराल में करो, जिंदगी भर एडजस्ट ही करते रह जाऊंगी।
उषा सिलाई मशीन में कपड़े सिल रही थी, तभी सुई टूट जाती है तो वो परेशान होकर बोलती है, अरे नहीं, फिर से मशीन की सुई टूट गई, बार बार धागा भी फंस जा रहा है। ऐसे तो मैं ग्राहकों के कपड़े टाइम से तैयार कर ही नहीं पाऊंगी। ये सोचकर उषा दुखी हो जाती है। तभी उसकी 10 नंद कविता, शीतल, पूनम, रचना, अंजू, पूजा, धानी, आशा, आंचल, करीना थाली में खाना परोसकर लेके आती हैं। चलिए उषा भाभी, जल्दी से खाना खा लीजिए। नहीं रचना, अभी मुझे खाने की इच्छा नहीं है और इतना ज्यादा टाइम भी नहीं है। कस्टमर के कपड़े तैयार करने हैं, एक तो पहले से ही लेट हूँ, ऊपर से मशीन भी ठीक से नहीं चल रही है। ओहो भाभी, आपकी ये सिलाई मशीन तो माथे का दर्द हो गया है। मैं तो कहती हूँ इस खटाई पुरानी सिलाई मशीन को बेच डालो और नई ले लो, जिसपे आप मेरे लिए एक नए डिजाइन वाला सूट सिल के देना और मैं पहन के कॉलेज जाऊंगी। बस कर पूजा, उषा भाभी पहले से ही परेशान है और तुझे सूटों की पड़ी है। जब देखो फरमाइश करती रहती है, तुझे दिखाई नहीं देता बेचारी भाभी कितनी मुश्किल से दिन रात कपड़े सिलकर घर का खर्चा चलाती है। इंसान को उतना ही पैर फैलाना चाहिए जितने की चादर हो पूजा। हाँ भाभी, आप जितना मत कीजिए, मैं मशीन में तेल डाल देती हूँ, थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, फिर देखना फर्राटेदार चलने लगेगा। अब खाना खा लीजिए। ठीक है, तुम सबने खा लिया खाना? धानी? हाँ भाभी, हमने पेट भर के खा लिया था, अब आप खा लीजिए। अरे भाभी, आपके हाथों में तो सिलाई मशीन की ग्रीस लगी हुई है, मैं खिलाती हूँ। फिर मंजली नंद धानी अपने हाथों से निवाले बनाकर उषा को खिलाती है तो अपनी नंद के अपार प्रेम से उसकी आंखें भर जाती हैं। तो 5वीं नंद परवाह जताते हुए बोलती है, ये क्या भाभी, आपकी आंखों में आंसू? सब्जी में मिर्ची थी इसे क्या? बोला था मैंने इस पगली शीतल को हिसाब से मसाला डालने को। सब्जी बहुत स्वादिष्ट बनी है रचना, मगर ये सोचकर रोना आ गया कि जब मेरी 10 ननद डोली में बैठकर अपने गरीब दर्जी भाभी के द्वार से विदा हो जाएंगी तो फिर मुझको इतने प्रेम से कौन खाना खिलाएगा, कौन परवाह जताएगा। विदा हो जाने की बात से ही उषा की 10 नंद की आंखें डबडबा जाती हैं। उषा एक गरीब तबके की दर्जी थी, इसीलिए उससे बहुत ही कम लोग कपड़े सिलाते थे। ज्यादातर या तो टेलर से सिलाते थे या मॉल के रेडीमेड कपड़े खरीदते थे। उषा अपनी 10 नंदों से बेटी के जैसे दुलार करती थी। विकास लेबर मजदूर था, उसे किसी दिन काम मिलता है तो किसी दिन काम नहीं मिलता था। शाम गुजरते ही विकास मायूस सूरत लिए घर में आता है। अजय आ गए आप, खाना लगा दूं? नहीं उषा, मुझको भूख नहीं है। क्या हुआ जी, इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? जिस भाई के कंधे पर 10-10 बहनों की शादी करने की जिम्मेदारी हो, वो आदमी भला परेशान नहीं तो क्या होगा। साल पर साल गुजरे जा रहे हैं, लेकिन मैं अभी तक किसी एक की शादी भी नहीं करवा पाया। तुम नहीं जानती जमाने वाले मुझे कैसे कैसे ताने मारते हैं। ऐसा बोलते बोलते विकास फूट फूट कर रोने लगता है। तो समझाते बुझाते हुए उषा ने कहा, अजी आप क्यों इतनी चिंता करते हो? सबकी जोड़ियां भाग्य विधाता बनाता है। मेरा दिल कहता है कि मेरी 10 ननद को बहुत ही अच्छा घर द्वार मिलेगा और भगवान ने चाहा तो बहुत जल्द हमारे घर खुद चलकर रिश्ते भी आएंगे। अब ज्यादा टेंशन लेकर दिल भारी मत करो। भगवान की दया से मेरा दर्जी का काम तो चल रहा है, भूखे थोड़ी ना है हम सब। उषा भाभी होने के साथ भली पत्नी और कुशल दर्जी भी थी। वो हमेशा अपने पति की हिम्मत टूटते वक्त उसका सहारा बनती थी। जहां वो अपनी 10 नंद की शादी जल्दी करवाना चाहती थी, तो वहीं 10 के दिल में हर लड़की की तरह अपनी शादी में सुंदर सा ब्राइडल लहंगा पहनने का ख्वाब बसा हुआ था। इसी तरह समय बीतता है। एक दिन मोहिनी लहंगा सिलवाने आती है। अरे उषा, अंदर हो? हाँ जी अंदर हूँ, आ जाइए। अरे मोहिनी जी, आप बड़े दिनों बाद आना हुआ, कहिए क्या सिलवाना है? इस बार तो भतेरे कपड़े सिलवाने हैं, मगर सबसे पहले ब्राइडल लहंगा बनवाना है। इसी महीने मेरी बेटी पाखी की शादी है। ब्राइडल लहंगे का रेड मखमली महंगा कपड़ा देखकर उषा की 10 नंद की निगाहें उस पर टिक सी जाती है और अंजू पूजा से बोलती है, पूजा दीदी, ये ब्राइडल लहंगा का कपड़ा कितना शाइनिंग वाला है, काफी ज्यादा महंगा लगता है, लाखों में होगा। काश हम बहनें भी अपनी शादी में ऐसा ब्राइडल लहंगा पहनती, हेवी ज्वेलरी और मस्त सा मेकअप। हाय कितनी सुंदर लगती हम। तभी पूजा दिल उदास करके बोलती है, ज्यादा दूर के ख्वाब मत देख अंजू, जो पूरे ही ना हो सके। इतना महंगा ब्राइडल लहंगा पहनना हम गरीब नंदों के नसीब में नहीं है। हम जैसी गरीब लड़कियों की शादियां तो शादी ही हो जाती हैं। देखा नहीं था जब भाभी दुल्हन बनकर आई थी तो बनारसी की साड़ी पहनी हुई थी। हमारी भी विदाई उसी तरह होगी। पूजा की बातें सुनने में जितनी कड़वी थी उतनी सच्ची भी थी, क्योंकि गरीब घराने वाले लाखों का कीमत का महंगा लहंगा कहाँ से खरीद पाएंगे। लेकिन उनकी बातें उषा सुनकर मन में ठान लेती है। मेरी 10 ननद अपनी शादी पर ब्राइडल लहंगा पहनना चाहती हैं।
अगर उनकी ये गरीब दर्जी भाभी उनका ये एक अरमान भी पूरा न कर सकी तो लानत है मुझ पर। मैं खूब मेहनत करूंगी। उषा अपनी दिन रात की नींद न्यौछावर कर देती है और उनकी शादियां लगने के लिए वो व्रत रखकर पूरे पूरे दिन भूखे प्यासे कपड़े सिलती है। थोड़े दिनों बाद दसों का रिश्ता ऊंचे घरानों की सुजाता के 10 बेटों से लग जाता है। अच्छा बेटी, अब तो तुम अपनी ननद की विदाई की तैयारी करो, बहुत जल्द हम बारात लेकर आएंगे। माँ जी, आपके परिवार से रिश्ता जोड़कर मेरी ननद के भाग जाग जाएंगे। आप निश्चिंत रहिए, हमसे जितना होगा इंतजाम करेंगे। अच्छा बेटा हसन, तो बहुत सी तैयारियां करना बाकी है। नमस्ते। उषा भावुक लफ्जों में दसों को मुबारकबाद देती है। बहुत बहुत बधाई हो मेरी प्यारी दुलारी नंदू। तुम सबको देखकर यकीन ही नहीं होता कि इतनी सयानी हो गई हो। लगता है जैसे कल की ही तो बात है जब मैं इस घर में दुल्हन बनकर आई थी और तुम मेरे सामने कितनी छोटी थी, और अब थोड़े ही दिनों में अपनी गरीब दर्जी भाभी का घर अन्ना सूना करके चली जाओगी। ये सुनते ही कविता रोते हुए बोलती है, भाभी आप अगर ऐसे रोएंगी तो हम नहीं जाएंगे, खुशी खुशी विदा कीजिएगा हमको। हाँ ठीक है। तभी धानी, अंजू, पूजा ब्राइडल लहंगे का शौक जताती हैं। भाभी हम सब अपनी शादी में ब्राइडल लहंगे पहनना चाहती हैं। हम देखकर भी आई हैं, वो बड़े बाजार में जो लहंगे का शोरूम है वहाँ एकदम लेटेस्ट ब्राइडल लहंगे हैं। अच्छा भी ठीक है, कल दिखाएंगे। अगले दिन दसों को लेके उषा दुकान में आती है, लेकिन हाई फाई दुकान देखकर उसे दिल ही दिल में पैसों की चिंता सता रही थी। ये देखो बहना, मेरी डिट्टो यही ब्राइडल लहंगा दीपिका पादुकोण ने अपनी शादी में पहना था। दुकानदार की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर पूजा अंजू ने कहा, अच्छा जी, फिर तो मैं यही लहंगा लूंगी, मुझे भी सेम यही चाहिए। सॉरी, इसका एक ही पीस था, मगर इससे भी अच्छा लहंगा है। एक सेकंड, ये देखो, चिकन करी डबल दुपट्टे वाला ये लहंगा आजकल बहुत ट्रेंड में है। आलिया ने रिसेप्शन में यही पहना था। फिर तो ये मेरे लिए डन कर दो। कविता, पूनम, शीतल, तुम भी अपने लिए लहंगे देख लो। नहीं भाभी, हमें यहाँ से कुछ खास पसंद नहीं आया। जहाँ कविता, पूनम, शीतल अपनी भाभी के दुखों मजबूरियों को समझती थी, तो वहीं बाकी सातों बहनें लहंगे चुन लेती हैं, जिसकी दुकानदार लाखों में कीमत बताता है। क्या कहा? 7 लहंगों के 8 लाख? भाई साहब, मैं गरीब दर्जी औरत हूँ, इतने कहाँ से दूंगी? ये गरीब लोगों के शौक तो बड़े बड़े हैं, लेकिन जैसे रेट बताओ तो कलेजा मुंह को आ जाता है। अरे चलो निकलो यहाँ से। दुकानदार धक्के मार के सबको निकाल देता है। सब हताश होकर घर आ जाती है। मुझको माफ कर दो मेरी नंदू, मैं तुम्हारी मनपसंद का ब्राइडल लहंगा भी तुम्हें नहीं दिला सकती। भाभी कोई बात नहीं, आपने और भैया ने पहले ही हमारे लिए बहुत कुछ किया है। हमारा पेट भरवाने के लिए अपनी छोटी से छोटी इच्छाओं को दिल में दबा लेते हो। क्या हम नहीं जानते? आप बस हमारी विदाई कर दीजिए, लहंगा पहनना जरूरी थोड़ी ना है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और शादी की घड़ियां करीब आ जाती हैं। तभी विकास की नौकरी पेंट बनाने की फैक्ट्री में मिल जाती है, जिससे उषा को भी घर बैठे काम मिलने लगता है और एक सप्ताह के अंदर वो दिन रात पेंट सिलकर पैसे जमा कर लेती है। भगवान की दया है, अभी शादी में 2-3 दिन बचे हैं। मेरे पास इतने पैसे तो हो गए हैं कि मैं 10 लहंगे बनाने के लिए धान का कपड़ा, जड़ी, मोती, गोटे, सितारे ला सकती हूँ। उषा बाजार से शादी का जोड़ा सिलने के लिए तरह तरह के रंग वाले जैसे संतरी, गुलाबी, लाल, कत्थई रंग में सबसे महंगा मखमली कपड़ा लेकर आती है और सारी रात जाग कर लहंगे सिलती है। लगभग 3-4 घंटों में एक लहंगा बनने के बाद वो अपनी दसों सो रही नंद को देखकर कहती है, ये कथक वाला ब्राइडल लहंगा रचना पर जचेगा क्योंकि वो गोरी है, और ये गुलाबी पूजा अंजू पर अच्छा लगेगा। इस तरह से रात भर लहंगे सिलने में लगा देती है और दिन भर शादी की रस्मों की तैयारी में। इसी तरह 3 दिन गुजर जाते हैं और उषा दसों ब्राइडल लहंगा बनाकर तैयार कर देती है। शादी वाला दिन आ जाता है, जहां दसों नंद मुरझाया सूरत लेकर बैठी थी, किसी के चेहरे पर खुशी नहीं थी। तभी लहंगे लेकर उषा आती है। कविता, पूनम, पूजा, अंजू, रचना, धानी, शीतल, ये लो तुम सबकी शादी का ब्राइडल लहंगा। इतने सुंदर सुंदर लहंगे देखकर नंद खुशी से फूले नहीं समाती। अरे वाह, ये तो वही ब्राइडल लहंगा है जिसे मैंने दुकान में पसंद किया था। पर भाभी, ये कहाँ से आपने खरीदा? खरीदा नहीं, तुम्हारी दर्जी भाभी ने खुद अपने हाथों से सिला है। तुम सबको पसंद आया? तभी कविता, शीतल अपने गरीब दर्जी भाभी के हाथों को छन्नी छन्नी हुआ देखकर आंसुओं से कहती है, भाभी, हम सबकी खुशी के लिए आपने इतना दर्द उठाया। अरे पगली, ये तो कुछ भी नहीं। तुम सबकी खुशियों के लिए मैं खुद पर 1000 दर्दों का गम भी हंसते हंसते सह लूंगी। तुम सबकी इतनी तमन्ना थी अपनी
अपनी शादी पर ब्राइडल लहंगा पहनने की, मैं तुम्हारा मन कैसे तोड़ सकती थी। अब तैयार हो जाओ। थोड़ी देर में सब ब्राइडल लहंगे पहनकर तैयार हो जाती हैं। बारात भी आ जाती है। जहाँ एक तरफ उनके फेरे पड़ते हैं तो भाई रोते हुए ढोल बाजे बजाता गाता है, जिसके बाद अंत में खुशी खुशी गरीब दर्जी भाभी दसोनंद की विदाई करवाती है। जाओ मेरी प्यारी नंदू, अपना घर बसाओ। भगवान तुम सबको जीवन की सारी खुशियां दे। भाभी धन्यवाद भाभी, आपने हमारे लिए जो कुछ भी किया, हम जीवन भर आपकी आभारी रहेंगे। सच कहूं